बॉलीवुड फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे चुके शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता से राजनेता बने। वो राज्यसभा और लोकसभा सांसद रहे और वाजपेयी सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। शत्रुघ्न का राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू हुआ था। वो 28 साल तक बीजेपी में रहे। साल 2019 में बीजेपी से मोहभंग हुआ तो वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में भी नहीं बनी और 3 साल बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। शत्रुघ्न तृणमूल के टिकट पर आसनसोल लोकसभा सीट से चुने गए हैं। अब राजनीति में एक नई पारी खेलने को तैयार है। बिहारी बाबू मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं और सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तीखे सवालों का सामना करने के लिए खुद हाजिर हैं बेबाक बिंदास शत्रुघ्न सिन्हा। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास एडिशन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारे इस साप्ताहिक शो में हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराएं जो भारत की राजनीति में, भारत के समाज में अपना दमखम रखती हो और जो उस समाज को बदलने की मादा रखती हो, मंशा रखती हो। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। नाम में शत्रु जरूर है, लेकिन शत्रु बिल्कुल नहीं है, सबके मित्र। शत्रुघ्न सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, इस अवार्ड विनिंग शो का शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नए नए सांसद आप बने हैं, 5वीं बार संसद का सफ़र आपका ये शुरू होने जा रहा है। पहला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। आपने घाट घाट का पानी पिया। ओह माय गॉड। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, कुछ दिनों के लिए पूनम जी के साथ आप सपा के साथ भी रहे उनके प्रचार में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे स्वादिष्ट पानी किस घाट का था? जाहिर है कि सबसे स्वादिष्ट अभी नहीं होता, तो यहाँ मैं होता ही नहीं। और आपने जो कहा घाट घाट का पानी पी चुका हूँ। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी जो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद टीएमसी जाने का जो के सफ़र की जो बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तो कहा था कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। राइट। लेकिन जब मुझे लगा कि अब इस पार्टी में लोकशाही ख़त्म हो रही है और तानाशाही उभर कर आ रही है, तो बहुत दिन देखने के बाद उन्होंने हमें निकाला नहीं, हमने स्वेच्छा से जनता के इश्यूज़ पे, यानी जैसे नोटबंदी का मामला हो, जो मुझे लगा देश के लिए, समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, डेली रोज़गार करने वालों के लिए बहुत ही घातक था, हमें लगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी आया और बहुत सारी बातें आईं जिसके बारे में मैं खुलकर बोलने लगा, इसलिए कि जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के द्वारा चुना गया हूँ और जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी रही है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, और आप लोग तमाम लोगों का, कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा ये देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं। तो मैंने देश हित में बातें की, तो अंतोगत्वा मैंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी, वो भी 27-28 साल के बाद। उसके बाद दूसरे दौर में गया मैं, जो मुझे लगा सबसे बढ़िया देश के लिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो महात्मा गांधी से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी, राजीव गांधी, तमाम बड़े बड़े अच्छे लोगों की, मार्गदर्शकों की, देश की आज़ादी में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, ऐसे लोगों की पार्टी है। तो वहाँ गया, उस लिए गया था वहाँ पे कि उस वक्त मैंने कह दिया था सुमित जी कि लोकेशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। हमें इमीडिएटली एक फ़ैसला करना था। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पर चुनाव लड़ा वहाँ से। हालांकि इसके पहले मैं देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोट शेयर मतों से जीतने वाला व्यक्ति मैं ही था। बिहार में हमेशा रिकॉर्ड मतों से जीतता रहा। इस बार कुछ खेला हुआ या खेल हुआ या खेल तमाशा हुआ कि जैसा हुआ, हारा या हरवाया गया, या ईवीएम मशीन का बातों को करने को फ़ायदा नहीं। बहरहाल वहाँ से हारा या हराया गया। उसके बाद मेरे अंदर बेचैनी थी कि ये साथ मेरे साथ ज़्यादती हुई और भी कुछ लोगों के साथ हुई, जिस ईवीएम मशीन का जिक्र किया हमने। तो अंतोगत्वा मुझे जब यहाँ से ऑफ़र आया और देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, डाउन टू अर्थ, सिंपल लेकिन टाइग्रेस, और सबसे बढ़िया, जो मैं समझता हूँ जयप्रकाश नारायण जी के बाद
अगर मैं या यशवंत सिन्हा जी भी जिस नेता को सबसे ज़्यादा मानते रहे और जिसकी सबसे ज़्यादा कदर करते रहे, सिंप्लिसिटी के मामले में, विजन के मामले में और स्ट्रगल के मामले में, ट्रायड टेस्टेड और सक्सेसफुल होने के मामले में, ऐसी ममता जी का जब खुद ऑफ़र आया मुझको और लोगों के कहने पे भी, उनका खुद ऑफ़र आया तो मैं वहाँ गया, राष्ट्रहित में गया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि एक चुनाव जीत के मैं आ जाऊँ लोकसभा में। आपने खुद ही कहा कि 5 बार संसद, तो 4 बार तो पहले रह चुका हूँ, 2 बार देश में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पे गया कि ताकि मैं समाज के प्रति, बंगाल के प्रति, बंगाल की समस्याओं के प्रति, आसनसोल के प्रति और सबसे ज़्यादा पूरे देश के प्रति मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं उन लोगों के साथ जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, जैसे ममता जी हैं, ममता जी के लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। इसलिए वहाँ गया। तो ये यात्रा वहाँ से यहाँ आई है अभी। और अब मैं कह सकता हूँ कि यात्रा के बाद मैं कह सकता हूँ, ख़ासकर टीएमसी आने के बाद, कि 10 फार नो फर्दर या दिस फार नो फर्दर। लेकिन ये बात बताइए कि आप टीएमसी कैसे पहुंचे? यशवंत सिन्हा जी उसके सूत्रधार थे, आपके बड़े भाई, क्योंकि वो टीएमसी में थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे और बाईपोल होना था, आसनसोल में सीट खाली थी। आपको लगा कि मदद की यशवंत सिन्हा ने आपकी? वो तो बड़े भाई हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता है मुझको, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। यशवंत सिन्हा जी बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उनकी मैं हर बात की कदर करता हूँ। वो चाहते थे और कहीं उन्होंने बात ज़रूर की थी कि ममता जी के यहाँ भी, कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, कि इसकी छवि बहुत अच्छी है, ये हिंदी भी अच्छी बोलता है, बंगाली भी अच्छी बोलता है और ये इसके इतने सालों का इसका एक्सपीरियंस, तजुर्बा है। अगर आपके यहाँ ममता जी के यहाँ हम लोग ला सकें या वो आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। उनके लिए तो रहेगा, आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये उनका, यशवंत सिन्हा जी का हमेशा सुझाव रहा। ममता जी भी मुझे बहुत मानती रहीं, कदर करती रहीं, उनका अफेक्शन मिलता रहा। आप बहुत बड़े अंतर से जीते आसनसोल में। लोग कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेक हुआ वहाँ पे और आज तक शायद बाई इलेक्शन में इतने मार्जिन से आज तक किसी की जीत नहीं हुई होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। मेरा सवाल आपसे यही था, आपने कहा आप बंगाली बोल लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा तबका दर्शकों का ऐसा है जो बंगाली जानता है, बांग्ला जानता है, तो कुछ बोल दीजिए ना बांग्ला में बंगालियों के लिए, जैसे भी आप कैंपेन कैसे करते थे आप? वैसे मैं बताऊं कि आपके एबीपी बांग्ला ने बहुत इस मामले में आनंद हाँ, वहाँ पे हमारे बहुत इंटरव्यूज़ हुए बंगाली में ही, और बंगाली करके बंगाली भाषा से, बंगाली कल्चर से मेरा बहुत बचपन से ही बहुत लगाव रहा, बहुत प्यार रहा है। मैंने बहुत सारी बंगाली फिल्में भी की हैं। मैं तो वहाँ कई बार बोलता था लोगों के सामने, बोलते बोलते कि আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পার্টনার লোক আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমাকে ক্ষমা করবে। तो लोग मैं यहाँ से थोड़ी दूर पटना का रहने वाला एक इंसान आपके सामने बंगाली में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अब इससे कई बार शुरू, तो आपके एबीपी ने, आनंदो ने, तमाम लोगों ने बहुत बार मैंने बंगाली में इंटरव्यू दिखाया और चैनल से भी दिखाया बंगाली। एक प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यानी कि जहाँ अंग्रेजी में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक तो बाहरी का मेरे खिलाफ और कहने को तो कुछ था ही नहीं, मेरे इमेज के ख़िलाफ़, चाहे मेरे ऊपर कोई किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, फैमिली लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं। तो एक ही चीज़ कह गए कि साहब ये बिहारी बाबू नहीं, बाहरी बाबू है। हमने कहा बिहारी बाबू हूँ कि बंगाली बाबू हूँ, दरअसल मैं हिंदुस्तानी बाबू हूँ, भारत माँ की संतान हूँ, और आप मुझे बाहरी कह रहे हो जिसको बंगाल की भाषा से, सभ्यता से, संस्कृति से इतना प्रेम है, जिसने बंगाली इतनी फिल्में की हैं जो सुपरहिट और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग फिल्म्स की हैं, लाइक गौतम घोष की अंतरजोली यात्रा, चाहे शक्ति सामंता की थी मस्तान, या बहुत ग्रेट एक्टर थे वहाँ के, लेट एंड ग्रेट एक्टर शोमित भांजा, उसकी मैंने की अपना जोबान। अब ये सब इतनी फिल्में की वहाँ पे। उसके बाद हमें कहा कि बाहरी बाबू, तो इस आर्गूमेंट को हम डिमोलिश करने में कामयाब हुए। हमने तो ये भी सुना शत्रु जी कि आसनसोल क्योंकि कोल बेल्ट में है, वहाँ पे कोयला काफ़ी मिलता है, और मुझे याद है मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म देखी थी काला पत्थर, और फिर बाद में शायद कालका नाम की भी एक फिल्म आई। पहले आई थी कालका, बाद में काला पत्थर, बाद में काला पत्थर आई। दोनों फिल्में कोल माइन से जुड़ी हुई फिल्में थी, आपका कैरेक्टर वैसा था, तो उस कैरेक्टर का फ़ायदा मिला इस कैंपेन में आपको आसनसोल में? बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो उन्होंने प्लान करके
इसको वहाँ पे कोल बेल्ट एरिया में हमने सुना कि वहाँ दिखाया जा रहा था कई बार, ख़ासकर कोल बेल्ट एरिया में 100 से ज़्यादा कोल माइंस है वहाँ पे, और उस एरिया में दिखाया जा रहा था एक तरफ कालका जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग फिल्म थी कालका, जो हमने सिजुआ और चासनाला माइंस में जाके शूट किया था महीनों, और काला पत्थर भी हमने बहुत शूट किया था वहाँ पे, एकदम 45 मिनट की दूरी पे कहाँ से, आसनसोल से। तो ये दिखाई जाती तो हो सकता है उसका भी असर पड़ता हो, उनको लगता हो कि आदमी रियल लाइफ में तो बहुत कोयला मजदूरों के या मजदूरों के बहुत करीब रह चुका है, समझेगा, तो रियल लाइफ में भी इसको समझने की क्षमता बड़ी होगी, कर सकता है संघर्ष, ऐसा फील होता होगा। आप दिल्ली में हैं, आपका आधिकारिक निवास बम्बई में है, महाराष्ट्र में है, रामायण। महाराष्ट्र में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, महाराष्ट्र में सरकार आने जाने की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि महाआघाड़ी की सरकार फिलहाल अल्पमत में दिखाई दे रही है, रिबेल है। इस परिस्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उद्धव ठाकरे की नाकामियों को, उनकी लीडरशिप को, या उनके विरोधियों की राजनीतिक समझ को? कैसे देखेंगे? मैं आपकी बात समझिए, हालांकि ये तो कह सकता हूँ एक तरफ से जो यूजुअल आंसर होता है कि उनका अपना इंटरनल अफेयर है, उनका अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? ना मैं उनकी पार्टी का हूँ और ना मैं इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हूँ। मुझे लगता है पहली बात तो मैं कह दूँ, उद्धव ठाकरे बहुत ही काबिल इंसान है। उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत इंसान है, बहुत काबिल इंसान है। उनकी परवरिश, उनको विरासत में जो मिली है, उनको मुझे दिखता है कि वो सत्ता के मोह में नहीं हैं। वो उनके बाला साहब ठाकरे ने दुनिया को दिखा दिया था, भले ही आप रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया हो, लेकिन आपने दिखा दिया था कभी वो पावर के पीछे नहीं भागे, पावर हमेशा उनके पीछे भागता रहा। ये इसी पावर हमेशा उनके पीछे भागता रहा। तो अगर आज नहीं तो कल उद्धव के पीछे पावर ज़रूर आएगा, इसमें दो राय नहीं है। कब ज़बरदस्त इनकी सूझबूझ है, ज़बरदस्त मैच्योरिटी है, और ज़बरदस्त इनके अंदर खासकर कार्यकर्ताओं में बड़ी एकता है। फिर ज़्यादातर विधायक चले क्यों गए? इसलिए कह रहा हूँ, इसमें अब मैं इस वक्त दूसरी पार्टी का हूँ और दूसरी पार्टी के अंदरूनी मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी खेला हुआ है और खेल तमाशा हो रहा, कुछ और लोग करवा रहे हैं। सूत्रधार जैसे आपने कहा था, मुझे यहाँ मामले में सूत्रधार कुछ और लोग हैं, कुछ और पार्टी और कुछ और हो सकते हैं, जिसमें बहुत लोगों का मानना है कि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी भी हो सकते हैं। आपने कहा कि लोकशाही भारतीय जनता पार्टी में ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने उस पार्टी को स्वयं से त्याग दिया। तो ये जो लोकशाही पार्टी के अंदर खत्म हुई, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि पार्टी में ऐसी कौन सी शक्तियाँ उभर रही थी जिससे ये लोकशाही खत्म हो गई और आप ऐसे वरिष्ठ लोग, सीनियर लोग पार्टी को छोड़ गए? बहुत लोगों को देखा आपने, जितना अलग थलग आपने देखा मुरली मनोहर जोशी जी को होते हुए, उसके पहले जसवंत सिंह जी को देखा था जो संस्थापक थे, आपने उसके बाद देखा आडवाणी जी को, फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु को, आप इतना परम विद्वान अरुण शौरी को देखा उनको जाते हुए, आपने देखा यशवंत सिन्हा जैसा स्टेट्समैन को, आज उनको क्यों आखिर छोड़ना पड़ा, निकलना पड़ा। आपने मुझे देखा, मैंने यह भी कहा कि मुझे निकाला नहीं गया था, मुझे लगा कि नहीं अब बस इनफ, दिस इज बस हो गया बहुत ज़्यादा। जिम्मेदार एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो दुरुपयोग होने लगा, दुरुपयोग का मतलब ये बताते हैं भी हाल में, हालांकि उसका इससे मतलब नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पे जैसे किसान बिल पे तो सबने कहा, फार्मर्स बिल पे, हम किसान बिल के फार्मर्स बिल का जो गलत था सही था वो तो आप एक्सपर्ट लोग डिसाइड करेंगे और करते हैं। मैं जिस तरह से बिल पास करवाया गया वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो ज़बरदस्ती थी, वो लोकशाही नहीं थी, वो तानाशाही थी। ये सब जो चीज़ें शुरू हुई, इससे लगा कि मामला बहुत गड़बड़ हो गया। आपने कहा नोटबंदी आपने, ठीक है, आपने जैसे किया, अगर एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिया क्या? आपने कोई प्रोफेशनल्स को ओपिनियन लिए क्या? अचानक रातों रात का आज आपने लिया क्या? आज आपने जो ये अग्निपथ और अग्निवीर का मामला सामने लेकर आए, अग्निपथ जो है पानीपत के रास्ते पे चला जा रहा है, वो तो महाराष्ट्र के एक इशू ने भी थोड़ा दबा दिया है फिलहाल, लेकिन कब तक दबेगा? कारपेट के अंदर रखेंगे तो दबेगा तो नहीं ना, रहेगा वहीं पे, बढ़ता ही रहेगा। अभी भगवान न करे कि हिंसा हो, कभी ना, मैं हिंसा का सपोर्ट में नहीं, लेकिन ये सब जो होता रहा है, मैं कहूँगा चंद लोगों को जो यहाँ पे जिस तरह देखता रहा मैं,
वो कितना भी आप कहते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जब आपके पास जिस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का या ब्रूट मेजॉरिटी का जो दुरुपयोग होता रहा, वो दुरुपयोग की आदत लग गई, जैसे शेर को खून की आदत लग जाती है। आपकी पार्टी की नेत्री का उत्थान की शुरुआत जो हुई थी वो आपके अग्रज और पितातुल्य मानते हैं रहे हैं आपने, जयप्रकाश जी की गाड़ी पर हंगामा करने के बाद हुई थी। उन्हीं नेत्री ने अब आपके अग्रज और बड़े भाई को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो ये चुनाव अब किस रूप में है वर्तमान स्थिति में? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या ये कि सचमुच ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पद पर वो पहुंच सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कहना सही नहीं होगा अक्कू जी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव महज एक औपचारिकता है। अभी ऐसे भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, होना बाकी है। और दूसरा, औपचारिकता कैसे हो सकता है? सामने जितना बड़ा कैंडिडेट है, इतना बड़ा महान व्यक्तित्व, देश का वित्त मंत्री रहे, देश के फॉरेन मिनिस्टर रहे, क्या क्या नहीं रहे उसके पहले, वो आदमी को आज लाया गया है यहाँ पे, तो दुनिया ये भी देखती है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त अच्छा नहीं होगा राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के बारे में गलत बोलना, मैं नहीं कहूँगा, मैं सबको अपनी शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ज़रूर है, औपचारिकता नहीं है, ये अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बेहतर नहीं होगा कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो? जब नंबर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी मुर्मू जी को विपक्ष अपना नेता मान ले और देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति सर्वसम्मति से मिल जाए। ये अच्छी बात है। हम कौन नहीं चाहेगा कि हम आदिवासी हों, कि किसी समाज के हों, कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हों, शेड्यूल्ड कास्ट के हों, कहीं के, उनको तो आगे आना ही चाहिए। हम सब इसके लिए फिक्रमंद और कोशिशमंद रहते हैं। लेकिन क्या किसी खास पद के लिए सिर्फ वही क्राइटेरिया होना चाहिए? हम ये जानना चाहते हैं। और तो कुछ बताइए ना क्राइटेरिया। आप कैंपेन करेंगे यशवंत सिन्हा के लिए राष्ट्रपति चुनाव में? हम वोट मांगेंगे? हम तो उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, हम उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हम उनके बहुत बड़े कदरदान हैं। नीतीश कुमार को फोन करेंगे? और मेरे जीवन में जी पता नहीं, जो मैं जाओ कहना हो, चुनाव में कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो अपोजिशन यूनिटी इसमें जो दिखाई दिया, भले ही रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये क्या अपोजिशन यूनिटी का एक इंडेक्स है कि बाकी सब ने ममता बनर्जी का कैंडिडेट को मान लिया है? जिस तरह से ममता जी ने पहल की है और जिस तरह बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसमें शरद पवार साहब हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी है, जिसमें हम CPM है, सारे लोग जितने लोग आज सामने आए हैं, मैं समझता हूँ वही बहुत कुछ होना बाकी और बहुत बढ़िया कुछ होगा। जो राजनीतिक समीक्षक हैं उनमें आमतौर पर इस बात को लेके एकता है, इस मान्यता को लेके कि नरेंद्र मोदी के लगातार चुनाव जीतते रहने और लोकप्रिय बने रहने के पीछे ये है कि विपक्ष में एकता का अभाव है। विपक्षी एकता तो बहुत ज़रूरी है, उसमें तो मैं कभी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं किसी को पिन पॉइंट क्या, किसी को कुछ लोग जो हैं, विपक्षी एकता टूटती है कई बार दबाव की वजह से, कई बार कुछ सरकारी एजेंसी सामने आ जाती हैं या सामने भेज दी जाती हैं या सामने उनसे डरा दिया जाता है। अब जिनके खुद के दामन जो साफ़ नहीं होते हैं, वो लगता है कि अब क्या करें, पंगा कैसे लें, चलो थोड़ा मिल जाए, कई लोगों को मिला दिया जाता है। आपने एजेंसीज़ की बात की, एजेंसीज़ की प्रताड़ना ये भी तो एक वजह बन सकती है यूनिटी की, विपक्षी एकता की। अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनको ईडी बुला रही है, राहुल गांधी के साथ 5-5, 6-6 दिन तक बैठक चल रही है, वहाँ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवार तक एजेंसीज पहुँच गई हैं, शरद पवार की पार्टी के अंदर अनिल देशमुख और नवाब मलिक आज भी जेल के अंदर हैं। आपको लगता नहीं कि ये एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है विपक्षी एकता की, अगर विपक्ष के नेता ममता दीदी, राहुल गांधी, शरद पवार ये अपना ईगो छोड़ दें? इन सबके पर्सनल ईगोज ही टकराव की वजह नहीं बनते? आपने ठीक कहा, ईगो छोड़ दें, जिसका हमने दूसरे शब्दों में कहा था महत्वाकांक्षा। जैसे आपने उसी का एक्सटेंशन किया जो अभय जी ने कहा है, अभी उसी का एक्सटेंशन किया है। होना चाहिए, अब किस पे ज़्यादा क्या बोले, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। लेकिन आपने ठीक कहा, ये भी एक कारण बनता है कि फिर आ जाओ, उनके साथ हो रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके साथ हो रहा है, तो कल शायद आपके साथ भी हो सकता है। यही तो मौका होता है, ये कारण होता है, रीजनिंग होती है कि चलो सामने आओ, मिलो। अब नहीं आ रहे हैं तो उसका परिणाम कुछ लोग भुगत रहे हैं। मोदी जी के एक विकल्प की तलाश है 2024 के लिए।
विपक्ष को, और विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी वो विकल्प बन सकती हैं और 2024 से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं? और आप इस तरह की अपील करेंगे विपक्ष से कि वो ममता बनर्जी को आगे लेकर 2024 का चुनाव लड़े? 2024 में आज पूरे देश की निगाहें, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, खासकर ममता जी के ऊपर। प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी उस संख्या पे, बाकी दलों पे निर्भर करेगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे लगता है कि जो उनके अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं, और उनके अंदर जो विजन है, जो ताकत है, उसके बल पे वो 2024 में गेम चेंजर बन के सबसे ज़्यादा ज़रूर उभर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के अगुवाई में पूरा विपक्ष चुनाव लड़े? उनमें वो काबिलियत है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप टीएमसी में हैं और कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस में तो मैं ट्रेलर था। लेकिन वो सवाल का जवाब मैं समझता हूँ तृणमूल कांग्रेस से भी ज़्यादा ममता बनर्जी जी दे सकती हैं। क्यों मैंने कहा ममता बनर्जी दिख रही है इस वक्त कि वो सब बहुत बड़े गेम, क्या होगा नहीं होगा वो मैं कहने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा गेम चेंजर बन के लोगों की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार के जो लोग स्टार बने पूरे देश भर में, दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, आपका तो एक पहचान ही बन गई थी बिहारी बाबू। तो बिहार की जो परिस्थिति रही पिछले कुछ दशकों में, जिस तरह का विकास हुआ, उसमें आपको क्या, उसको किस तरह से आंकते हैं, अपने योगदान को उसमें कैसे देखते हैं? मेरा योगदान आप कह सकते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में शायद एक रोल मॉडल की पहचान बनी। जब आप बहुत बड़े एक्टिव स्टार थे, स्टार तो आप आज भी हैं, लेकिन जब आप रोज़मर्रा फिल्मों में आया करते थे, हम लोग आपकी फिल्में देखते थे, लाइन लगा के टिकट लेते, उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री का राजनीतिक लाइनों पे बंटवारा नहीं हुआ था। कभी कभी लगता था कि कोई कांग्रेस के पक्ष में है, कोई किसी पक्ष में है, लेकिन कोई ऐसा कोई बंटवारा नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल सरकारी पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है, इससे आपस में बहुत तलखियाँ भी पैदा हुई हैं वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसके ऊपर आप कुछ कहें, अपना कुछ तफसीरा दें ताकि हम लोगों को भी जानकारी हो इसका वहाँ पर क्या असर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांप्रदायिक आधार पर भी काफ़ी बंटवारा हो गया है, इसको भी इसमें जोड़ लीजिए अपने जवाब। बहुत सही कहा आप दोनों ने, बहुत सही कहा। और हमें तो बड़ी खुशी होती थी, बहुत फ़ख्र से कहते थे कि साहब एक इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, उससे लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम लोग जैसे आदमी को जो इतने सालों तक कुछ हद तक कुछ लोगों की नज़रों में कामयाबी के शिखर पर रहे, चाहे बहुत ऊंचाइयों पर रहे, हमें नहीं पता था वो उस वक्त की कमल डांस मास्टर मरहूम जो गुजर गए, कईयों को नहीं पता था वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। उसी तरह से कमला हसन बहुत लोग आज भी नहीं जानते हैं, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, मुसलमान, कमला हसन है। ये करके वो ज़माना था जब मुझसे पाकिस्तान कितनी बार गया, पाकिस्तान में लोग मुझसे पूछते थे, हमने कहा नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं है। वो लोग कहते हैं, जो सुनी सुनाई बातों में कुछ लोग कहते थे कि साहब आपके ऐसा होता है और हमारे साथ माइनॉरिटी के साथ ऐसा होता, वहाँ की माइनॉरिटी के साथ हिंदुस्तान के। हमने कहा अगर ऐसा होता और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा महान गायक मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मोहम्मद हवी, कव्वाली में तलत अज़ीज़, और या देखे बड़े बड़े स्टार्स में, सुरमाओं में, इंस्टीट्यूशन कॉल दिलीप कुमार यूसुफ खान, सरवर खान साहब कि साहब दिलीप कुमार साहब हैं, कि मधुबाला रहीं, कि वहीदा रहमान रहीं, कि मुमताज़ हमारी, कि जितने बड़े बड़े लोग आप नाम लें इन लोगों का, ये शाहरुख खान है कि सलमान खान हैं, जितने लोग हैं, ये लोग आज होते नहीं वहाँ पे अगर इस तरह का भेदभाव होता तो। कहने का मतलब ये जो है भाई जी, और आपने भी कहा, हमको ये लगता था, मैं फ़ख्र होता था कि साहब उन इंडस्ट्री से हैं जहाँ सही मायने में सेकुलर है। नौशाद मियाँ, आज तक नौशाद मियाँ का जवाब लेकर कोई आया क्या यहाँ पे? जो नौशाद जोसेफ, और सबसे ज़्यादा भारतीय संगीत और भारतीय संगीतकारों को और भारतीय ये वाद्य यंत्रों को जितना ज़्यादा नौशाद मियाँ ने इनकरेज किया, शायद किसी ने नहीं किया होगा। मधुबन में राधिका नाची रे से लेके आप उनको दे, तुम गंगा की मौज में जमुना की धारा, ये सब तो हमें लगता था कितने बढ़िया सेकुलर इंडस्ट्री, कोई भेदभाव नहीं है। आज भेदभाव कुछ सोची समझी साजिश
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप, कुछ पार्टीज़ के लोग, ऐसे ऐसे लोगों को जो कल तक बिल्कुल सेकुलर थे, उनको सरकारी डिपार्टमेंट में बांट दिया, सरकारी बना दिया, राग दरबारी गाने पे मजबूर कर दिया उनको। ऐसा बंटवारा हमने भी कभी नहीं देखा। अलग अलग ग्रुप हो गया है, राग दरबारी, राग सरकारी। जो बात शत्रुघ्न सिन्हा के समझ में आती है, जो बात यशवंत सिन्हा के समझ में आती है, जो बात दूसरे बड़े नेताओं के समझ में आती है, सबका नाम क्या लेना, वो संघ को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या संघ नरेंद्र मोदी के सामने मजबूर हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कई बार उनका ना कहो, पार्टी में बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन वो दबाव की राजनीति जब हो जाती है, भय की राजनीति हो जाती है, लगता है अगली बार टिकट नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगा। कई लोग इतना क्रॉस कर जाते हैं लिमिट, क्रॉस कर। मैं हमेशा कहता हूँ दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। शत्रु जी, कार्यक्रम के आखिर में हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, लेकिन उस रैपिड फायर के पहले एक दो सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, और ये फिल्मों से जुड़े हुए सवाल है। हाल ही में एक फिल्म आई जो सुपर डुपर हिट रही, और उसमें एक सीन है जिसमें हीरो जो है वो ऐसे गर्दन पे हाथ चलाता है और बोलता है फ्लावर समझे हो क्या। जब वो सीन देखा तो मुझे वो छेनू याद आ गया। आपने तो 40 साल पहले वो सीन किया था। किया ना, मेरे अपने में। क्या था वो पूरा? नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं। पुष्पा का आप जिक्र कर रहे हैं। पुष्पा अच्छी फिल्म है, मैंने सुना, बहुत तारीफ हुई है और मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे वो 2-3 घंटे में चाहता हूँ बगैर डिस्टर्बेंस के देखूँ। और वो कोशिश उन्होंने भी की है कि हमसे बात करने की, और मैंने भी कहा कि मैं फिल्म देख लूँगा। तो मैं, मेरी पत्नी पूनम जी भी ये देखना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने कहा देखने के बाद ही उसको फिल्म भी करूँगा। लेकिन कई लोगों ने कहा है। तो छेनू तो याद होगा ना आपको, फ्लावर नहीं याद है तो क्या होगा? मुझे क्या, दुनिया को याद है। अक्कू जी बैठे, अक्कू जी को तो बहुत याद है, आप तमाम लोगों को याद तो एक बार हो जाए ना। क्या था वो डायलॉग, बताइए। क्या बहुत मशहूर डायलॉग था। आए तो कह देना छेनू आया था, गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। अब ये था, बहुत पॉपुलर हुआ था। ये तो सिर्फ बोल के सुनाया, ये जब ये ऐसे हाथ करते हैं ना। महाराज खामोश। ये खामोश किस फिल्म का था और कैसे आया ये खामोश? कहाँ से पहली बार हुआ ये चिपक गया है आपके साथ? हाँ, आज तक मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब कई फिल्मों में मैंने कही है। अब किस फिल्म का कौन सी अदा पसंद आ गई, वो कहते हैं ना अदाओं के बारे में कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है। अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। खामोश तो कितनी बार कहा हमने। अब कहीं कोई पकड़ लिया लोगों ने, अब आ गया। अब मैं 36-37 बार मुग़ल आज़म देख चुका हूँ। इतना मुझे बहुत क्लासिक फिल्म इतनी पसंद, हाँ, और वो देख चुका हूँ। अभी इतने दिन बाद मैंने नोटिस किया, उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहीं कहा कि खामोश। अरे अब उनकी पकड़ में नहीं है, हमारी वाली पकड़ में आ गई। मेरा कसूर क्या है बताइए? खामोश तो एक एक्सप्रेशन है, बट इतना है अंदाज़े बयां वाली बात कि खामोश अगर ऐसे कोई आपको हमको बोल दे तो कितना बुरा लगेगा। इसका शट अप क्रूड है। लेकिन इस खामोश का अंदाज़े अब हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, बच्चे बाप को बोलते हैं, बाप बच्चों को बोलता है। इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन हो गया खामोश। लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छा वो खामोश ना हो, खामोश होता। अब है पसंद आ गया। लेकिन मुझे अगर पता चल जाए किस फिल्म से पिकअप किया है, बता दीजिएगा, मैं ABP का बहुत आभारी रहूँगा। सर, रैपिड फायर राउंड आपकी इजाज़त से। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक शत्रु नंबर 1 कौन है, BJP या कांग्रेस? मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं, जैसा विनोद जी और अभय जी भी मानते हैं कि राजनीति में मैं किसी को, विरोधियों को शत्रु नहीं मानता। जो भी हैं वो हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही परिवार के हैं। किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी का भाई है। वो शत्रु कोई नहीं है। शत्रु अगर कहीं नाम जुड़ा है तो मेरे साथ ही जुड़ा है, शत्रुघ्न। और मैं शत्रुघ्न से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए शत्रु नहीं, शत्रुघ्न को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन कभी जनता को साक्षी मानता हुआ जनहित में। आपकी नज़र में ममता दीदी के लिए क्या जगह ज़्यादा अच्छी है, बंगाल या दिल्ली? बंगाल अभी सबसे बेहतरीन है। मुझे लगता है दिल्ली में उनकी सबसे ज़्यादा कदर होगी आज बंगाल में सबसे बेहतरीन जगह हासिल करने के बाद। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, हाँ या ना? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, इसलिए ना हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन अगर जैसा अभय जी कह रहे थे, अगर विपक्षी एकता नहीं हुई तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी नज़र में अगला प्रधानमंत्री इन निम्नलिखित नामों में से किसको होना चाहिए? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव? वाह, कहाँ नहीं, यहीं पकड़ा जाऊंगा मैं, यहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपने इससे बढ़िया नाम आप ले ही नहीं सकते। चारों नाम बहुत बढ़िया हैं। अब केजरीवाल भी बहुत बढ़िया है, केजरीवाल भी बहुत बढ़िया है, अखिलेश यादव बहुत गुणी है, यंग है, डायनेमिक है, और आपने ममता जी के बारे में तो डिस्कशन हो ही चुका है। राहुल गांधी अभी सबसे बड़े अपोजिशन का अभी एट द मोमेंट सबसे बड़े लीडर हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि और बड़े लीडर बने। कोई एक रोल जिसको छोड़ने का आपको मलाल है? एक नहीं, दो जी। शोले, जो हमने, मैं बहुत बिजी था, ह्यूमन एरर बोले नहीं कर सका, उन्होंने बड़ी कोशिश की, रमेश सिप्पी ने अपने किताब में भी लिखी। कौन सा रोल था वो? जो अमिताभ बच्चन ने किया। एक तरफ मलाल है कि अफसोस है कि नहीं कर सका, वहीं दूसरी तरफ बहुत खुशी भी है कि हमारा दोस्त, हमारा स्ट्रगल टाइम का दोस्त, हमारा इतना बढ़िया फ्रेंड, इतना बढ़िया कलाकार अमिताभ बच्चन को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला शोले से अपनी कामयाबी को लेकर सामने आने का, अपने टैलेंट को उजागर करने का। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एक और फिल्म थी, आपने एक फिल्म का कहा इसलिए मैं उसी में ज़्यादा जोर दिया मैंने, दीवार फिल्म भी हमारे पास ही थी 6 महीने तक, लेकिन उसका आपस में कुछ लगता है राइटर्स का और उनका हुआ था, वो इसलिए अमिताभ के पास फिल्म गई, लेकिन 6 महीने में फिल्म मेरे पास थी। एक और फिल्म थी शक्ति, अच्छा, जो मैं और दिलीप कुमार साहब करते, लेकिन अमिताभ बच्चन ने किया, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास थी। शिवाजी गणेशन साहब, जो लेट और ग्रेट शिवाजी गणेशन ने वो सब्जेक्ट मुझको दिखाया था, प्ले दिखाया था मुझको, और मुझको ही राइट दिलवाया था, और राइट्स हमारे पास थी, लेकिन वो जल्दी में फिल्म बनाना चाह रहे थे, मेरे पास उन दिनों डेट्स नहीं था, तो हमने वो फिर मुशीर रियाज साहब को अपने राइट्स दे दिए। हमारे सेक्रेटरी पवन कुमार साहब जो प्रोड्यूसर भी रहे, अभिमान फिल्म बनाई थी, विश्वनाथ बनाई थी, तो उनके कहने पे हमने उनको दे दी। कोइंसिडेंस देखिए, आपकी तीनों फिल्में जो आप नहीं कर पाए वो तीनों अमिताभ बच्चन ने की, वो तीनों अमिताभ बच्चन ने रोल किए, शोले, दीवार और शक्ति। अमिताभ मोस्ट डिजर्विंग नाउ ऑफ कोर्स। एक ऐसे डायरेक्टर का नाम बताइए शत्रुघ्न जी, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो और कर नहीं पाए। ओह, एक तो सत्यजीत रे, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, और हिंदी फिल्मों से के आसिफ साहब, वो भी चाहते थे मुझसे फिल्म बनाना। मैंने उनकी फिल्म जो 36-37 बार देखी, मुग़ल आज़म, उसके सारे डायलॉग्स अभी तक मुझको याद है करीब। और वो के आसिफ साहब, उनके साथ एक फिल्म जो करते करते छूट गई मुझसे, गैप कप और लिप्स के बीच में होता, वो फिल्म थी इत्तफाक। BR चोपड़ा के साथ काम नहीं कर सका मैं। राजेश, मैं तो सैटरडे संडे को मेरे कपड़ों की बात हो गई थी और 1 महीने की डेट चाहिए थी। मैं तो स्ट्रगलर था, दाढ़ी उड़ी मेरी बड़ी हुई थी और स्ट्रगलर था। और राजेश खन्ना जो है वहाँ पे उनका बात चल रही, पहले कोशिश थी राजेश खन्ना मिल जाए। राजेश खन्ना स्टार बन रहे थे, बन रहे थे और ऊपर जा रहे थे कि अचानक उनका एक सेक्रेटरी था गुरनाम, जो दुनिया में नहीं है। गुरनाम ने संडे को लाके 1 महीने की डेट कैसे प्रोड्यूसर से मैनेज करके लाके चोपड़ा जी को दे दिया। तो मैं सैटरडे नाइट तक मैं हीरो था, मंडे को मैं ज़ीरो हो गया, कहानी ख़त्म हो गई वहाँ पर। और मैं ज़रा भी चोपड़ा साहब को दोष नहीं देता, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी करता। ये बात अलग है कि चोपड़ा जी उस नाराज़गी में मेरी थोड़ा सा ये स्टूपिडिटी थी, मेरी बेवकूफ़ी, उस नाराज़गी में मुझको ऑफ़र किया उन्होंने फिल्म कि ये कर लो धुंध, जो डैनी ने किया था, डैनी ने किया, जो डैनी ने किया वो उन्होंने ऑफ़र किया मुझको।
तो चूंकि मैं नाराज था तब तक मैं थोड़ा स्टार बन चुका था तो मैंने कहा मैं नहीं करता ये करके, तो वो करके, लेकिन हमको बहुत इच्छा थी उनके साथ। आखिर में एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। सवाल ये है, आखिरी सवाल, ये सवाल बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बनने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल है, लिट्टी चोखा या रसगुल्ला क्या चाहेंगे? माछर झोल लेकिन बता दो, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू, पर सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू बिल्कुल, भारत माँ की संतान हूँ बिल्कुल, और बहुत फ़ख्र करता हूँ इस बात पे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारत माँ की संतान हूँ। और जहाँ तक लिट्टी चोखा तो वो तो हमारे रगों में बसी हुई है लेकिन बंगाली फूड मुझे बहुत पसंद है, जैसे माछर झोल भी बोला, अगर नॉन वेज जब खाता हूँ तब, अदरवाइज वहाँ का रसगुल्ला तो नहीं, और बहुत संदेश सब है। देखिए संदेश को करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल संदेश गौतम दा बैठे हुए। ये आखिरी रिक्वेस्ट है क्योंकि हम सब चाहते हैं, 36-37 बार आपने मुगले आजम देखी, आपको उसके डायलॉग याद है? अरे बाप रे, तो एक कोई डायलॉग जो आपको फेवरेट हो, अगर मुगले आजम से हो तो बेहतर, वरना जो आप चाहें। नहीं उसके तो खैर मैं जो इतनी बार देखी, वो इससे पहले कि अकबर का जंगी तलवार मौत का साया बनकर तुम्हारे सर के ऊपर छा जाए, इससे पहले इस खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, अनारकली को हमारे हवाले कर दो। ये तलवार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शत्रु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। हम सब लोगों को बहुत आनंद आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ खास बातचीत आपने सुनी। अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि इसी अंदाज में, इतने ही दिलचस्प तरीके से सवाल जवाब का सिलसिला आपके पास हर हफ्ते इसी अंदाज में पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ABP न्यूज़। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।